नमस्ते। पिछले टॉपिक में हमने बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे हुई, इसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार से थी, इस पे अध्ययन किया था। आज हम देखें कि ब्रिटिश शासन की स्थापना किन किन कारणों से हुई और या किस प्रकार से वो इम्प्लीमेंट में लाया गया। ब्रिटिश शासन बंगाल में कैसे स्थापित हुआ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी थी वो प्लासी का युद्ध था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और अलीवर्दी खां की मृत्यु जैसे कि हम देखते हैं कि 9 अप्रैल 1756 को हुई और उसके बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला जैसे ही नवाब बना तब अंग्रेज़ों ने उसका सम्मान नहीं किया और नवाब जो सिराजुद्दौला था उसको अलीवर्दी खां सीख देकर गया था कि अंग्रेज़ों से हमेशा सावधान रहना। तो इन सब कारणों के द्वारा इन दोनों में टकराव होना आवश्यक हो गया था। हम देखते हैं कि प्लासी के युद्ध के जो कारण थे वो क्या कारण थे। प्लासी के युद्ध के जो कारण थे उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था, पहला कारण ये था कि बंगाल में दोनों पक्ष नवाब और अंग्रेज अपनी सर्वोच्चता को सिद्ध करने का प्रयास करते रहे। 1717 में शाही फरमान जारी किया और दोनों पक्ष अपने अपने हितों की उसकी अनुसार ही व्याख्या करते रहे। बंगाल का नवाब निरंकुश शासक होने के कारण कंपनी का वह अपने आप को संरक्षक समझता था, लेकिन कंपनी को नवाब की अधीनता पसंद नहीं थी। वे कहते थे कि हमें मुगल सम्राट से फरमान मिला है, इसलिए हम नवाब के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। और सिराजुद्दौला की गद्दी पर बैठने के समय अंग्रेजों ने उसे कोई भेंट नहीं दी। कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों की जिम्मेदारी कंपनी को मिली थी। नवाब उस पर अपना राज्य मानता था, जबकि कंपनी उसे अपना क्षेत्र मानती थी। इस सब कारणों से दोनों पक्ष अपनी सर्वोच्चता को सिद्ध करने का प्रयास करने लगे। अब दूसरा जो कारण था कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा नवाब द्वारा दिए गए दस्तक का दुरुपयोग करना। अब दस्तक क्या थे, इस पे चर्चा करें। दस्तक ऐसे परमिट थे जो कंपनी की काउंसिल के जो अध्यक्ष, प्रेसिडेंट व सेक्रेटरी द्वारा व्यापारिक माल की गुणवत्ता और मात्रा के विवरण के आधार पर जारी किए जाते थे। इन दस्तकों के द्वारा बिना कोई चुंगी दिए चुंगी चौकियों से माल का आयात निर्यात हो सकता था। अंग्रेजों के गुमाश्ते इस दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। वे देसी व्यापारियों और एशियाई व्यापारियों से घूस लेकर उन्हें दस्तक देने लगे, जिससे नवाब के कर्मचारी और देसी व्यापारी व एशियाई व्यापारियों से चुंगी शुल्क नहीं ले पाते थे। इससे नवाब को क्या हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में राजस्व की हानि होने लगी और मुर्शीद कुली खां से सिराजुद्दौला के काल तक दस्तक दोनों के मध्य की जो झगड़े की जड़ ये बना रहा। तो दस्तक का दुरुपयोग अंग्रेजों द्वारा बार बार किया गया, और सिराजुद्दौला ने उनको बार बार इसके बारे में चेतावनी दी। तीसरा जो कारण था, अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नहीं रोकना। अंग्रेजों को यह आभास हो गया था, या फ्रांसीसियों को भी यह आभास हो गया था कि यूरोप में दोनों जातियों में युद्ध होने वाला है, क्योंकि जैसे हम देखें कि सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ और भारत में भी इन दोनों में युद्ध हो सकता है। इसलिए अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों अपने अपनी जो बस्तियां थी उसकी किलेबंदी करने लगे और अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ाने लगे। लेकिन सिराजुद्दौला को इस बात को सहन नहीं हुआ सिराजुद्दौला से कि उसके राज्य क्षेत्र में कोई उसकी अनुमति के बिना सैन्य शासक बने या अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाए, क्योंकि एक जो शक्तिशाली शत्रु होता है दूसरे के लिए शत्रु होता है। इसलिए फ्रांसीसियों को उसने मना किया तो उन्होंने उसकी बात मान ली, लेकिन अंग्रेज़ों ने को जब मना किया किलेबंदी करने से तो अंग्रेज़ों ने उसकी बात को नहीं माना। इसलिए अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम के चारों ओर एक खाई का निर्माण कर दिया। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों दोनों एक दूसरे से देखते हैं कि हम शत्रुता की तरह व्यवहार करने लगे। चौथा जो कारण था, राज्य के अपराधियों व षड्यंत्रकारियों को अंग्रेजों की बस्ती में शरण देना। जैसे कि हम देखते हैं कि नवाब के जो विरोधी थे, उन विरोधियों को, उन षड्यंत्रकारियों को अंग्रेजों ने अपनी बस्ती में पनाह दी। जैसे नवाब की मौसी
थी घसीटी बेगम, उसका पुत्र शौकत जंग और दीवान राज भल्लभ, ये सब नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। तो नवाब ने इनको अपने महल में नज़रबंद कर दिया, लेकिन घसीटी बेगम ने डरकर तो उसे नवाब मान लिया, लेकिन दीवान राज वल्लभ और उसका पुत्र कृष्ण वल्लभ राज्य का खजाना लेकर अंग्रेजों की शरण में चला गया। तो सिराजुद्दौला ने जब अंग्रेजों से कृष्ण वल्लभ और खजाना मांगा तो अंग्रेजों ने ऐसा करने से मना कर दिया। और शौकत जंग ने उधर क्या किया कि मुगल सम्राट से अपनी नवाबी की सनद प्राप्त कर ली, लेकिन सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को आक्रमण करके मार डाला। अब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की ओर ध्यान दिया कि अब अंग्रेजों से कैसे निपटा जाए। जो पांचवा जो कारण था अंग्रेजों के प्रति नवाब का संदेह। देखते हैं कि अलीवर्दी खां के समय से ही नवाब और अंग्रेजों में आपस में ठंडने लगी थी। अलीवर्दी खां ने कर्नाटक में अंग्रेजों की विजय देखी थी और अलीवर्दी खां ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी थी और यह कहा कि यदि उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा तो वह शहद देगी, यदि छेड़ा जाएगा तो वह काट डालेगी या काट काट के मार देगी। तो शीघ्र यह भविष्यवाणी सिराजुद्दौला के लिए सत्य हो गई। हॉलवेल ने भी लिखा कि अलीवर्दी खां ने मृत्यु से पूर्व सिराजुद्दौला को अंग्रेजों पर कड़ी नज़र रखने के लिए चेतावनी दी थी और सिराजुद्दौला प्रारंभ से ही अंग्रेजों को शंका की दृष्टि से देखता था, जिससे दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई, तनाव बढ़ता गया। छठा कारण हम देखते हैं कि व्यापारिक वर्ग का कंपनी से मिलकर नवाब के प्रति षड्यंत्र करना। व्यापारिक वर्ग में हम देखते हैं कि अधिकांश तो हिंदू वर्ग था, जैसे कि जगत सेठ, कलकत्ता का सिख व्यापारी अमीचंद, ये प्रमुख थे। इन्होंने सांप्रदायिक घृणा फैलाई और नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र किया। लेकिन इस मत के जो प्रतिपादक थे ब्रजेंद्र के गुप्ता थे और ब्रजेंद्र के गुप्ता साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इसको सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया, लेकिन हम देखते हैं कि ये मत असत्य है। वास्तव में उन हिंदू व्यापारियों को दिक्कत थी सिराजुद्दौला से जो दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे और अंग्रेजों से उन्होंने हाथ मिला लिया नवाब के विरुद्ध। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि घटनाएं हुई इस दौरान, नवाब द्वारा फोर्ट विलियम पर अधिकार करना। 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम की किलेबंदी खोदी गई और खाई के संबंध में जब नवाब के अधिकारी जवाब लेने गए अंग्रेजों से तो उससे दुर्व्यवहार किया गया। नवाब ने दुर्लभ राय को अंग्रेजों की बस्ती कासिम बाजार में उनकी व्यापार की नाकेबंदी को रोकने भेजा। कंपनी के गोदामों और कारखानों को स्थानीय लोगों की लूट खसोट से बचाने के लिए सील किया गया। फोर्ट विलियम के गवर्नर ड्रैक ने नवाब की सेना से लड़ने का निश्चय किया। 15 जून को नवाब की सेना ने फोर्ट विलियम को घेर लिया और गवर्नर ड्रैक किले की रक्षा हॉलवेल व कुछ सैनिकों सौंपकर फुल्टा टापू पर शरण लेने चला गया। 5 दिन के घेरे के बाद 20 जून 1756 को नवाब की सेना ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। तो हम देखिए कि नवाब की सेना का फोर्ट विलियम पर अधिकार हो गया। अब जो नेक्स्ट घटना हुई वह ब्लैक हॉल ट्रेजेडी यानी काल कोठरी की घटना कहलाती है, जो 20 जून 1756 को हुई। और यह जो घटना थी यह हॉलवेल के विवरण के अनुसार बयां करती है, या हॉलवेल ने विवरण दिया उसके अनुसार इस घटना की सत्यता मानते हैं लोग। जैसे हॉलवेल का विवरण है कि 146 अंग्रेज बंदियों को नवाब के अधिकारियों द्वारा 18 फीट लंबे और 14 फीट और 10 इंच चौड़े अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, जहां गर्मी और घुटन के कारण 123 लोगों का दम घुट गया। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस जो घटना है इसको असत्य मानते हैं, क्योंकि हॉलवेल ऐसा व्यक्ति था जिसने कई अवसरों पर झूठ बोला था। तो उसके कथन को हम सच नहीं मान सकते कि पूरी तरह कि हालांकि हो सकता है कि कुछ अंग्रेज बंदी बनाए गए और कई अंग्रेजों का वध
कर दिया गया। तत्कालीन अंग्रेजी पुस्तकों, मद्रास काउंसिल के दस्तावेजों, कंपनी डायरेक्टर को लिखे गए क्लाइव व वाटसन के पत्रों में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं है। और जैसे कि हम देखें, गणित के हिसाब से इतनी छोटी कोठरी में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को किसी प्रकार से ठूसा नहीं जा सकता। तो वास्तव में ये काल कोठरी की घटना हॉलवेल की मस्तिष्क की उपज बताई जाती है। अब प्लासी के युद्ध का एक कारण अलीनगर की संधि, जो 9 फरवरी 1756 को ही वह थी। नवाब ने कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा और उसे राजा माणिकचंद को सौंपकर स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया। और उधर मद्रास काउंसिल ने क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल सेना भेजी। क्लाइव की सहायता के लिए जल सेना नायक जो था वाटसन को नियुक्त किया गया। 14 दिसंबर 1756 को अंग्रेजी सेना बंगाल पहुंची और अंग्रेजों ने रिश्वत, लोभ, लालच देकर नवाब के सहयोगियों और विरोधियों सभी को अपनी ओर मिला लिया। अब षड्यंत्रकारी थे कलकत्ता का राजा माणिकचंद, सिख व्यापारी अमीचंद, जगत सेठ बंधु, मीर जाफर, इन सबको षड्यंत्र में शामिल कर लिया गया और नवाब निश्चित बैठा रहा। अंग्रेजों ने कलकत्ता के प्रभारी माणिकचंद को भारी घूस दी और उससे उसने अधिक प्रतिरोध नहीं किया और कलकत्ता और हुगली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 30 जनवरी नवाब की सेना को भी हराया गया। नवाब के विश्वासघाती सलाहकारों ने उसे संधि करने की सलाह दी, जिससे नवाब ने अलीनगर की संधि कर ली। अलीनगर की संधि की जो प्रमुख शर्तें थी वह इस प्रकार से थी। अंग्रेजों की सभी व्यापारिक सुविधाएं लौटा दी गई। जिन फैक्ट्रियों पर नवाब ने अधिकार कर लिया था वे पुनः उनको लौटा दी जाएगी। कंपनी की संपत्ति अंग्रेजों की हुई और जो हानि हुई वह नवाब उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। कंपनी को कलकत्ता में अपनी इच्छा अनुसार किलेबंदी करने की छूट दी गई और कंपनी पूर्व की भांति अपने निजी सिक्के ढाल सकती थी। तो ये अलीनगर की संधि थी। लेकिन इस अलीनगर की संधि का पालन नवाब द्वारा या अंग्रेजों द्वारा नहीं किया गया। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को अलीनगर की संधि में क्षतिपूर्ति देने का जो वचन दिया था, पर उसने अंग्रेजों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया। उधर हम देखते हैं कि अंग्रेज अब सिराजुद्दौला के पूर्ण विरोधी हो गए। वे मानने लगे कि जब तक सिराजुद्दौला नवाब रहेगा कंपनी के हितों का खतरा बना रहेगा। इस कारण प्लासी का युद्ध आवश्यक हो गया। अब अंग्रेजों द्वारा जो एक कारण था, अंग्रेजों द्वारा नवाब की अनुमति के बिना फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया गया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर 14 मार्च 1757 को अचानक आक्रमण कर दिया। इसका एक जो प्रमुख कारण था कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया था और उस सप्तवर्षीय युद्ध के कारण इंग्लैंड में फ्रांस और अंग्रेज आपस में लड़ने लगे और जब ये यूरोप में लड़ने लगे तो भारत में भी इनका लड़ना आवश्यक था। अतः ये यहाँ भी एक दूसरे से लड़ने लगे। तो अब फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर प्लासी के युद्ध का एक अन्य कारण यह था कि सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का षड्यंत्र हुआ। नवाब ने फ्रांसीसियों को अपने यहाँ शरण दी थी, इसलिए क्लाइव को डर था कि कहीं नवाब फ्रांसीसियों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध न छेड़ दे। इसलिए नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया और नवाब और उसके कई सरदार जो उससे असंतुष्ट थे वह अंग्रेजों से मिल गए, जैसे मीर जाफ़र, अमीर चंद, यार लतीफ़ खां, मिर्ज़ा अमीर बेग, हुसैन खां, जगत सेठ बंधु, नदिया का जमींदार महाराजा कृष्ण चंद्र आदि नवाब द्वारा किसी न किसी प्रकार से अपमानित किए जा चुके थे पहले से। इसलिए नवाब की जो नीतियाँ थी उससे असंतुष्ट थे, इसलिए वह अंग्रेजों के खिलाफ मिल गए। 4 जून 1757 को अंग्रेजों व मीर जाफ़र में गुप्त संधि हुई और अंग्रेजों ने कहा कि हम मीर जाफ़र को नवाब बना देंगे, जिसमें कहा गया कि अंग्रेजों की सहायता से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा और इसके बदले अंग्रेजों को कलकत्ता, ढाका,
कासिम मजार की किलेबंदी की अनुमति मीर जाफर प्रदान कर देगा। तो फ्रांसीसी और उनकी बस्तियों को अंग्रेजों के हवाले कर दिया जाएगा। अंग्रेजों की सहायता के बदले मीर जाफर 1 करोड़ रुपया कंपनी को देगा और भविष्य में मीर जाफर को जब आवश्यकता होगी तो अंग्रेज सैन्य मदद करेंगे, जिसका व्यय मीर जाफर कंपनी को देगा। नवाब बनने के 1 महीने के अंदर मीर जाफर ये सभी शर्तें पूरी करेगा और राय दुर्लभ को मंत्री बनाने का आश्वासन उसने दिया। षड्यंत्र की शर्तें सिख व्यापारी अमीचंद की मध्यस्थता से हुई थी, इसलिए नवाब के कोष का 5% जो व्यय था वह 5% नवाब के कोष का वह उसको देना तय हुआ। लेकिन बाद में उसने धमकी दी कि 5% के अलावा वह 30,000 पाउंड एक्स्ट्रा लेगा या अतिरिक्त लेगा, और यदि ऐसा नहीं किया तो वह सिराजुद्दौला को सब बता दिया। तो क्लाइव ने इस समय चालाकी से काम लिया और उसने दोहरी संधि की और उसके झूठे हस्ताक्षर वाटसन के झूठे हस्ताक्षर कराकर इस संधि की शर्तों को मना लिया। अमीचंद को झूठा संधि पत्र बता दिया और जिससे वह संतुष्ट हो गया। तो इन सब कारणों से हम देखते हैं कि प्लासी का युद्ध आवश्यक हो गया था। अब नवाब और सिराजुद्दौला को इस षड्यंत्र की भनक लग गई थी, तो उसने अपने चारों सेनानायकों को बुलाकर केवल पूछा कि आप हमारे साथ हो या अंग्रेज़ों के साथ हो। इन चारों सेनानायकों में मीर जाफ़र, यार लतीफ़ खां, राय दुर्लभ और मीर मुईनुद्दीन खान था, और उसने केवल बुलाकर उनसे यह शपथ ली कि वफादारी की शपथ खाओ। तो चारों सेनानायकों ने वफादारी की शपथ खा ली, लेकिन इन चारों सेनानायकों में से केवल मीर मुईनुद्दीन खां ही वफादार था। अब प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। क्लाइव ने युद्ध का बहाना ढूंढा और नवाब को पत्र लिखा कि अलीनगर की संधि आपने तोड़ी है, इसलिए हम आपके विरुद्ध युद्ध घोषित करते हैं। नवाब का जवाब आने से पहले ही क्लाइव ने मुर्शिदाबाद की ओर कूच कर दिया। नवाब ने भी सेना सहित मुर्शिदाबाद से कूच किया और प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं 30 जून 1757 को आपस से टकराई। अंग्रेजों की सेना में 950 यूरोपीय सैनिक, 100 यूरोपीय तोपची, 50 नाविक, 2100 भारतीय सैनिक थे, और उधर नवाब 50,000 सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था, जिसका नेतृत्व मीर जाफ़र कर रहा था, जो विश्वासघाती था। प्रारंभ में नवाब का पलड़ा भारी रहा और नवाब की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन सिराजुद्दौला ने मीर जाफ़र को बुलाकर कहा कि आप मुझे बचा लो, क्योंकि उसको इस षड्यंत्र का पता चल गया था। उसने अपनी पगड़ी उतारकर मीर जाफ़र के सामने रख दी और कहा कि इस पगड़ी की लाश तुम्हारे हाथों है, और विश्वासघाती मीर जाफ़र ने उस पगड़ी को उठाकर नवाब के सिर पर रख दिया और वफादारी की कस्में खाई। लेकिन नवाब के जाते ही उसने सारी जो स्थिति थी वो क्लाइव को पत्र द्वारा उसे सूचित कर दिया। राय दुर्लभ जो दूसरा विश्वासघाती था, उसने सूचना दी कि सिपाही पीठ दिखा रहे हैं नवाब को। नवाब को कहा कि आपके सिपाही भाग रहे हैं, अतः जान बचाकर भागना ही उचित है। मीर मर्दान खां और मोहनलाल लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए और नवाब घबराकर 2000 घुड़सवारों को साथ लेकर मुर्शिदाबाद की ओर भाग गया। दिन के 2 बजते बजते प्लासी का युद्ध समाप्त हो गया और फ्रांसीसी टुकड़ी की भी हार हो गई। सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद से पटना की ओर गया और शत्रुओं द्वारा पकड़ लिया गया। मीर जाफ़र 25 जून 1757 को मुर्शिदाबाद लौटा और अपने आप को नवाब घोषित किया। 2 जुलाई 1757 को मीर जाफ़र के पुत्र मीरन की आज्ञा से सिराजुद्दौला का वध कर दिया गया। तो इस प्रकार सिराजुद्दौला का अंत हुआ। अब प्लासी का जो युद्ध था उसका हम महत्व देखें कि वो किस प्रकार से था। प्लासी के युद्ध के परिणाम या महत्व पर चर्चा करें तो हम देखें कि प्लासी का युद्ध वास्तव में युद्ध नहीं था, केवल एक हुल्लड़ और भागदड़ थी।
भगदड़ थी। जैसा कि के.एम. पढ़निकर ने लिखा कि प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं होकर केवल एक भगदड़ या हुल्लड़ था, युद्ध नहीं था। और ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोग और मीर जाफ़र ने नवाब को अंग्रेज़ों को बेच दिया था। इसका राजनीतिक महत्व यह था कि हम देखते हैं कि प्लासी के युद्ध से भारतीय शासन व्यवस्था का जो खोखलापन था वह अंग्रेज़ों के सामने आ गया था। हम देखें कि षड्यंत्र और कुछ चक्रों की नीति द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का हम देखें जैसे जैसे स्थापित हो गया, आगे चलकर मीर जाफ़र जो अब बंगाल का नवाब बना था वह अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली था। और बंगाल की वो जो वास्तविक शासन सत्ता है अब अंग्रेज़ों के हाथों में आ गई थी। प्लासी के परिणाम ने भारत में अंग्रेजी शासकता की जो स्थापना के द्वार खोल दिए थे। मुगल साम्राज्य की कमजोरियां अंग्रेज़ों के समक्ष प्रकट हो गई थी और बंगाल में अब अंग्रेज ही सर्वेसर्वा हो गए। अब यूरोपीय शक्तियाँ, जो बाकी यूरोपीय शक्तियाँ थी, फ्रांसीसी, डच, वह अब मूक दर्शक रह गई और बंगाल में अब अंग्रेज ही सर्वेसर्वा थे और वह अब कुछ भी कर सकते थे। मीर जाफ़र अपनी रक्षा के लिए, अपने पद के लिए अंग्रेज़ों पर निर्भर हो गया और उसकी सैन्य जो उसके रक्षा के लिए 6000 सैनिक जो थे बंगाल में उसकी रक्षा के लिए रहने लगे और जिसका व्यय मीर जाफ़र को देना था। प्लासी के युद्ध का जो आर्थिक महत्व हम देखते हैं कि अब इसका आर्थिक महत्व क्या पड़ा, तो हम देखते हैं कि बंगाल जो अभी तक सबसे समृद्ध प्रांत था भारत का, अब अंग्रेज़ों ने उसको धीरे धीरे कंगाल बनाना शुरू करा। अंग्रेज़ों को बंगाल से जो पहली किस्त मिली वह 8 लाख पौंड की मिली, जो चांदी के सिक्कों की थी। और मैकाले के अनुसार यह धन कलकत्ता से 100 से अधिक नावों में भरकर लाया गया था। 1757 से 1760 के मध्य मीर जाफ़र ने लगभग 3 करोड़ रुपए की रिश्वत अंग्रेज़ों को दी और स्वयं क्लाई को इसमें से 30,000 पौंड प्राप्त हुए। बाद में कंपनी को लगभग 3,77,000 क्षतिपूर्ति के रूप में मिले। अंग्रेज़ों को संतुष्ट करने के लिए मीर जाफ़र को अपने महल के सोने चांदी के बर्तन तक बेचने पड़े थे। बंगाल की संपदा का सहारा लेकर कंपनी ने भारत में और अपना अधिक विस्तार किया। जैसे कि हम देखते हैं कि तीसरा कर्नाटक युद्ध अब कंपनी ने इसी धन से जीता था और इस युद्ध से कंपनी को व्यापार के साथ साथ साम्राज्य विस्तार में भी मदद मिली थी। तो कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में और अधिक फैक्ट्रियों को स्थापित किया, कोठियों को स्थापित किया। कलकत्ता में कंपनी ने अपनी स्वतंत्र टकसाल को स्थापित किया, जहां से 19 अगस्त 1757 के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला सिक्का जारी हुआ और बंगाल के व्यापार पर कंपनी का पूरी तरह से अधिकार हो गया। इस युद्ध का एक नैतिक महत्व भी था। जैसे कि हम देखें कि प्लासी का युद्ध क्लाइव ने सिराजुद्दौला पर झूठे आरोप लगाकर लड़ा था, जबकि मेलिसन नामक विद्वान ने लिखा कि वास्तव में सिराजुद्दौला योग्य, ईमानदार, शांतिप्रिय व्यक्ति था। अंग्रेजों ने प्रारंभ से ही उसे धोखा दिया। क्लाइव का षड्यंत्र और आक्रमण नैतिक दृष्टि से निंदनीय था। मीर जाफ़र, यार लतीफ़ खां, हुसैन खां, राय दुर्लभ, अमीर चंद आदि जितने भी लोग थे, इन्होंने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात, जो एक तरह से देशद्रोह था। प्लासी के युद्ध के परिणाम ने अंग्रेजों में लालच, भ्रष्टाचार को बढ़ाया और अब वे भारतीयों को लूटने के नए नए तरीके खोजने लगे। तो हम देखते हैं कि प्लासी के युद्ध का ये नैतिक महत्व था, या हम नैतिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध का क्या रोल रहा है। तो राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और नैतिक जो इसका परिणाम रहा वह काफ़ी दूरगामी रहा। और अब हम देखते हैं कि बंगाल में ब्रिटिश शासन स्थापना का पहला चरण पूर्ण हुआ और दूसरा चरण हम देखते हैं कि मीर जाफ़र को लूटा अंग्रेज़ों ने और बंगाल को पूरी तरह से उन्होंने कंगाल कर दिया। तो ये इसका पहला चरण था बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना का। लेकिन अभी पूरी तरह से बंगाल में ब्रिटिश शासन स्थापित नहीं हुआ था और जब अंग्रेज़ों की मांग बढ़ने लगी लालच की, तो मीर जाफ़र इस मांग को पूरा करने में असफल हुआ और उन्होंने मीर जाफ़र
को हटाकर एक नए नवाब को गद्दी पर बैठाया, जिसका नाम था मीर कासिम, जिसका हम अध्ययन दूसरे चैप्टर में करें। धन्यवाद।